हेलो गाइस, वो सब क्या हाल है आप लोगों के। गाइस, मैंने आज से डिसाइड किया है कि मैं आपको मिलवाऊंगा इंडियंस जो कोरिया में रहते हैं, जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हैं, उन लोगों से। तो सबसे पहले लिस्ट में है आशीष भैया। आशीष भैया को आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, लेकिन कभी भी ऑफिशियली कोई मीटिंग नहीं हुई या फिर ऑफिशियली मैंने इंट्रोडक्शन नहीं किया। तो आज आशीष भैया से मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि हाँ भाई, उन्होंने कैसे अपना जो बिजनेस एम्पायर है या फिर जो बिजनेस है वो कैसे उन्होंने खड़ा किया बिल्कुल जीरो से, और आज वो किस मुकाम पे है। लेट्स गो। और बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप पुराने हैं तो लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि अब से जो है ना बहुत गजब वाली वीडियो आने वाली है, बहुत सारी। भैया नमस्कार। हेलो। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई साहब। सो गाइस, ये है आशीष त्रिवेदी भैया, हम भैया कहते हैं। और ये ओनर है रागा रेस्टोरेंट के। ये डेगू में है और ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। एंड वैसे तो जितने भी, मतलब अभी मैं लंच टाइम में इनसे बात कर रहा हूँ, इससे पहले ये पूरा एक खचाखच बढ़ा था, तो मेरे से साहस ही नहीं हुआ कि भैया इंटरव्यू दे दो। तो अभी हम भैया से पूछते हैं, भैया आपने कैसे स्टार्ट किया। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या मोटिवेट, कैसे मोटिवेशन क्या मिली, मतलब क्या आइडिया था। रेस्टोरेंट का आइडिया ऐसे ऐसे हुआ यहाँ इन कोरिया में। मेरा इंडिया में रेस्टोरेंट था कोरियन। हम्म। तो मैं वहाँ लोगों को खाना खिलाता था, तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होता था हम्म। कि यार कम से कम लोगों को कुछ अच्छा खिला के फीड करा के वो फील गुड करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ मेरा जो कोरियन रेस्टोरेंट था, वहाँ बहुत से कोरियन आते थे। हम्म। और वो एज अ बैकपैकर ट्रैवलर्स, और उनमें काफ़ी हद तक बहुत फेमस रेस्टोरेंट था। नाम था रागा कैफ़े। रागा कैफे कोरिया में बहुत फेमस है, बनारस में। तो उस कारण मुझे रेस्टोरेंट लाइन में थोड़ा सा इंटरेस्ट था। और जब मैं कोरिया में आया 2007 फर्स्ट टाइम आया, 2010 11 में आया, 13 में शादी किया। तो उस दौरान मैंने देखा कि यहाँ जो पाकिस्तान के लोग और नेपाल के लोग यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से रेस्टोरेंट चला रहा है। इंडियन ऑनर और इंडियन नेम का जो इंडियन ऑनरशिप होती है, उस तरह का रेस्टोरेंट यहाँ बहुत कम है। हैं, अब हो गए हैं दो तीन, तो मेरी जानकारी में चार पांच हो गए हैं। पर वो उतने कह लो कि कुछ तो बहुत हाई फाई लेवल पे पहुंच गए हैं और कुछ बहुत नॉर्मल है। पर यहाँ बेसिकली पाकिस्तानी और नेपाली, अब तो श्रीलंकन भी इंडियन रेस्टोरेंट के नाम पे इंडियन फूड बेच रहा है। तो मैं कई रेस्टोरेंट्स में गया, मुझे खाने में वो मज़ा नहीं आया, वो स्वाद नहीं था, वो स्पाइसेस की आनंद नहीं थे, बहुत कुछ था। तो मुझे लगा कि यार यहाँ अगर एक इंडियन रेस्टोरेंट खोला जाए तो चलेगा। हम्म। और मैं अपने वही उसी नाम को कंटिन्यू करते हुए, रागा के नाम को कंटिन्यू करते हुए यहाँ मैंने रेस्टोरेंट खोला देगू में। और मैंने कोशिश की कि जो भी स्पाइसेस वगैरह मैं अरेंज कर पाऊँ वो इंडिया से कर पाऊँ। और खाना दिया यहाँ लोगों को काफ़ी पसंद आया। यहाँ फूड फॉल कोरियंस की 90% मेरे कस्टमर कोरियन है। कोरियन है। और अच्छा चला, ठीक चल रहा है। तो भैया, ये जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो एज ए इंडियन, एज अ फॉरेनर इन कोरिया, आपने डिफिकल्टीज फेस करी यार बाय द गवर्नमेंट और लॉज वो जानने में, या यहाँ फिर यहाँ मेरे साथ तो एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरी वाइफ कोरियन है। भैया की वाइफ कोरियन है। तो वाइफ कोरियन होने के कारण उसने चूंकि उनके पास अलग जॉब होते हुए भी उन्होंने मुझे टेक्निकली बहुत सी चीज़ों में सपोर्ट किया। और रजिस्ट्रेशन वगैरह में मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कोई फेस नहीं हुई। नहीं, तो सब चीज़ें बहुत इजी यहाँ 1 आवर 2 आवर में इजीली हैंडल हो जाती हैं। और रेस्टोरेंट में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, साल में आपको कुछ लेसन्स लेने होते हैं अच्छा। फॉर हाइजीन पर्पस, फॉर हाउ टू मैनेज द थिंग्स इन रेस्टोरेंट। वो सब भी वो कुछ वो कर लेती हैं, कुछ मैं जाके क्लास कर लेता हूँ। ओवरऑल हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं, तो हो जाता है। और
टैक्स यहाँ 20% लगता है, 20% टैक्स। 20% टैक्स है, सेल टैक्स 20% है। और बाकी यहाँ बार और फूड का सबका लाइसेंस इजीली मिल जाता है। बहुत ही क्योंकि मैं वैसे बहुत ही फ्रेंकली स्पीकिंग है और बहुत ही ऑनेस्ट वाला, जब कोरियन जो भी कस्टमर आते हैं आपको देखते हैं तो वो सरप्राइज होते हैं इंडियन ओनर, ऐसा है? कुछ कुछ कोरियन होते हैं जो पहली बार आते हैं, और कुछ को मालूम नहीं होता कि मैं यहाँ ऑनर कोरियन है, इंडियन है, तो जब डेफिनेटली उन्हें सरप्राइजिंग होता है। तो बीइंग अ इंडियन ओनर होना ये प्लस पॉइंट है क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट है, या फिर माइनस पॉइंट है? नहीं, प्लस या माइनस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग अलग विजन में आप अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। तो प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप कोरियन इंडियन ऑनर हो इंडियन रेस्टोरेंट के, तो आप अपने फूड को प्रेजेंटेशन करने में, अपनी चीज़ों को समझाने में ज़्यादा सक्षम हो सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपकी कोरियन अच्छी नहीं है और आप इंडियन ऑनर हो, तो आप कुछ भी खिलाने के बाद अब वो आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो टच पाएगा। नहीं हो पाएगा, एक जो टच आता है। एक कम्युनिकेशन नहीं हो पाने के कारण आप वो आपको नहीं समझ पाएंगे, आप उनको नहीं समझ पाओगे। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बो चाहिए। तो इसी से मैं ये एक सवाल मतलब भैया से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो पर्पस है, मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, बहुत लोगों से मिलूंगा। मेरा पर्पस ये है कि मैं कैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो इंडिया में जो कोरिया आना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो कैसे मतलब मोटिवेट हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कोरियन लैंग्वेज का कोरिया में होना ज़्यादा बेनिफिशियल तो है ही है। तो अगर आपको जैसे कोरियन आती है, इनको कोरियन परफेक्टली आती है, तो आपको लगता है कि हाँ भाई अगर मुझे कोरियन नहीं आती होती तो मैं मतलब इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता? नहीं हो पाता, फैक्ट है। नहीं हो पाते। नहीं, यहाँ आप इंग्लिश बोल के कस्टमर को 2 मिनट के लिए सेटिस्फाइड कर पाओगे, पर अगर वो आप कोरियन बोलोगे ना, और कोरियंस उनमें समझाने की कोशिश कर पाओगे और समझा पाओगे, तो ज़्यादा इम्प्रेसिव हो और लोग आपको याद रखेंगे और दोबारा आपके पास आएंगे। ये होता है। मोस्ट प्रोबेबली आप अगर हिंदी या इंग्लिश जानोगे तो कोरिया में बिजनेस इज़ वेरी डिफिकल्ट माय फ्रेंड। और जैसे आपका रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है और इंटीरियर भी बहुत ही इंडियन, मतलब भजन चलता रहता है यहाँ पे पूरे टाइम। मुझे ये जानना है भैया, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन भूल गया क्या था? आपने इससे बोला क्या था, लैंग्वेज वाला ना? हाँ, तो भैया मुझे आपसे ये जानना है कि ये रेस्टोरेंट खोलने में, ताकि लोगों को भी हेल्प मिले, सब लोगों को हेल्प मिले, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, कितना लग सकता है? मतलब लिमिट तो कोई नहीं है, बट हाँ इतने में आपका हो जाएगा इस टाइप का? एक एवरेज रेस्टोरेंट अगर 100 रेस्टोरेंट खोलना हो तो अराउंड $1 लाख से, इन इंडियन रुपीज यू कैन से 80 लाख रुपीज। 80 लाख रुपीज अराउंड 80 लाख को 1 करोड़ भी कह सकते हो। मैं आपको एक एवरेज रेस्टोरेंट खुल सकता है। उस 80 लाख में या 1 लाख में, 1 करोड़ में ज़्यादा अमाउंट तो डिपॉजिट अमाउंट होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप डिपॉजिट अमाउंट की बात कर रहे हो? डिपॉजिट अमाउंट डिपेंड करता है, आप लोकेशन वाइज डिपॉजिट अमाउंट क्या होगा। वो डिपॉजिट अमाउंट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूँ। जो किचन के वो है यूटेंसिल्स, उसके बात कर रहा हूँ, और स्टाफ की बात कर रहा हूँ, और तरह तरह की चीज़ों की और बात कर रहा हूँ। ये जो डिपॉजिट की बात है, कहीं कहीं डिपॉजिट 1 करोड़ भी हो सकता है, कहीं डिपॉजिट 50 लाख भी हो सकता है, कहीं डिपॉजिट 10 लाख भी हो सकता है। तो ये डिपॉजिट वाली बात पे मैं नहीं कर रहा। मैं एक अप्रॉक्सीमेट इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कैसा आप इंटीरियर कराते हो, उसके बाद किचन के रेस्टोरेंट का और भी सब सामान वगैरह, और प्लस स्टाफ की कंसर्न्स, इन सब को लेके 1 करोड़ बोल रहा हूँ। गाइस, डिपॉजिट अमाउंट ये होता है कि आप जब कोरिया में कुछ भी घर खरीदते हो या शॉप खरीदते हो तो आपको एक अमाउंट देना पड़ता है। जैसे अपने यहाँ पे पगड़ी टाइप होता है, ये आपको जब आप खाली करोगे वो मिल जाता है। नहीं, प्रॉपर्टी खरीदने वाली बात अलग होती है। प्रॉपर्टी deposit डिपॉजिट वो रेंट लेने पे आपको Rent. डिपॉजिट देना पड़ता है। वो डिपॉजिट अमाउंट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, अप टू द लोकेशन रहता है।
ये जो 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए जो भी लगेंगे, जो खर्चा हो गया, ये वापस करने मतलब आने में कितना टाइम लग सकता है अकॉर्डिंग टू यू, मतलब एवरेज? आपका बिजनेस पॉलिसी क्या है, आपके सिस्टम बिजनेस का वो क्या है। अगर आपके यहाँ फुटफॉलिंग ठीक ठाक रही, सब कुछ सही रहा, तो 3 से 4 साल में आपका पैसा वापस आ जाएगा। वापस आ सकता है। मतलब अगर आपका फुटफॉलिंग सही रहा और आपने लोगों को क्वालिटी वाइज फूड बढ़िया खिलाया, तो अप टू बहुत से लोग हैं यहाँ खोलते हैं रेस्टोरेंट 3 महीने 6 महीने 8 महीने में, फिर वो रेस्टोरेंट फेल डाउन की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो लोग प्रॉफिट कंसर्न करने के चक्कर में क्वालिटी से नेगोशिएट कर लेते हैं और वहाँ फिर कहानी बिगड़ती जाती है। ये है कहानी। तो भैया अब ये तो बिजनेस की बात हो गई, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी वाइफ कोरियन है और आप कितने 2007 से कोरिया में ना? 2007 से आता रहता था। हाँ। 2013 के बाद में कुछ हद तक परमानेंट कह सकते हो। हाँ, और भैया जो है ना 100% वेजिटेरियन है। तो आपकी पर्सनल लाइफ इन कोरिया आपने कभी भी, क्योंकि मैंने कभी बार डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, मैंने बहुत सारी वीडियो डाली, कभी आपने छोटा सा हल्का सा फुल्का सा कभी भी फेस किया? डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज़ जो है ना, जैसे अब इंडिया में जो जनरल टूरिस्ट आते हैं वो भी फेस करते हैं, जनरल टूरिस्ट जो आते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन भाई जहाँ जिस लोगों का जो है बहुमत रहेगा, जहाँ जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, उनके बीच में अगर आप फॉरेनर के रूप में रहोगे, तो बट नेचुरल है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 6 सेंस 7 सेंस 8 सेंस आते रहते हैं। आपने किया? मैं बहुत मुझे बहुत बार तो नहीं महसूस हुआ ऐसा, क्योंकि मेरा इंडिया में कोरियन रेस्टोरेंट था, तो मुझे कोरियन बहुत अच्छे से बोलने ही आती है। तो उस बोलने आने के कारण मैं लोगों को जवाब दे पाता हूँ, लोगों के सेंस को क्विकली कैच कर पाता हूँ। और लोग आपसे भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता था इसको कोरियन आती है, समझ जाएगा, ये समझ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी कोरियन लैंग्वेज का बहुत ही महत्व है, नॉट ओनली बिजनेस, यहाँ पे भी मतलब टू अंडरस्टैंड देम और सोशलाइज होने में भी यहाँ पे कोरियन लैंग्वेज का बहुत बहुत महत्व है। तो अगर आपका ड्रीम कोरिया में आना है और कोरिया में बिजनेस करना है या फिर जॉब भी करना है, आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कोरियन होनी चाहिए, ताकि आप अपनी जो फीलिंग्स है एक्सप्रेस कर ले कोरियन के साथ। तो भैया एज अ वेजिटेरियन डिफिकल्टीज? मुझे उतनी डिफिकल्टीज अगेन स्पीकिंग की मेरी भाषा के कारण, मुझे भाषा ज्ञान होने के कारण, मेरी लैंग्वेज नॉलेज के कारण, चूँकि मैं इंडिया में कोरियन रेस्टोरेंट बेचता था, तो मुझे मालूम है कि यहाँ किस कोरियन फूड में क्या होगा, मीट होगा क्या, कैसा मीट होगा। तो मुझे मेरी रिक्वायरमेंट मालूम है कि मुझे कोरिया में क्या मिलेगा खाने में। तो इस कारण से मुझे बहुत डिफिकल्टीज तो नहीं हुई। तो अभी हम कल ही रात में बात कर रहे थे कि यहाँ पे गम चिंगम जो होती है, बहुत सारी चीज़ों में ना जो लिखा होता है कि इसमें कुछ नहीं है, वेज है, बट उसमें भी कुछ ना कुछ होता है। वैसा चीज़ इंडिया में भी है, पर इंडिया में उतना उसको, चूँकि इंडिया एक बहुत हद तक 70-80% लोग वेजिटेरियन हैं, पर वहाँ जो चीज़ें लिखी जाती हैं किसी भी प्रोडक्ट के पीछे बैक साइड में, तो वहाँ कोडिंग की जाती है। वो दिमाग लगाते हैं, उसमें कोडिंग कर देते हैं, तो उस कोड को आदमी पढ़ के जब उसके दिमाग उसकी नॉलेज के बाहर रहता है, तो उस पर वो इग्नोर कर देता है। उसको लगता है कि हो सकता है कोई और केमिकल हो या कुछ हो, पर एक्चुअली उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बीफ है, पोर्क है, ये सब चीज़ें इंडिया में भी हैं। तो so guys, यहाँ उस तरह की चीज़ों को ओपनली लिखा जाता है। ओपनली आप पढ़ लोगे कि इसका में स्टॉक है, तो सोगोगी का स्टॉक है, मतलब काऊ का स्टॉक है, या पोर्क का स्टॉक है, या चिकन का है, या डक का है, या इसका है उसका है। गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट क्या दिक्कत है, मतलब इन्फॉर्मेशन तो मिली है। मैं भैया आपकी शादी कोरियन से हुई है, सो शादी के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगे? यार ये वो लड्डू है ना जो खाता है कोरियन से, किसी से भी नहीं कोरियन से मैं किसी एक उसकी बात नहीं करता, और मैं बहुत सम्मान करता हूँ सभी महिलाओं का, सभी बहनों का, सभी माताओं का, और सभी भाग्यवानों का।
ये वही भैया है जिनको मैंने शादी से पहले कहा था वही शादी कर रहा हूँ, तो भैया ने कहा था हाँ ठीक है अच्छी बात है, 5 मिनट में शादी होती है और 3 मिनट में तलाक हो जाता है कोरिया में। तो ये वही भैया है। सो भैया अब बात करते हैं बच्चों की, एजुकेशन, महंगाई। भैया के 2 बच्चे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉरेनर्स होते हैं ना, वो बेसिकली वो चाहते नहीं है कि जो उनके बच्चे पढ़े वो कोरियन स्कूल में पढ़े, क्योंकि कोरियन स्कूल में अगर वो पढ़ लेंगे तो वो अपनी कंट्री में जाके या कहीं पे भी जाके नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे या एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो भैया बच्चों की पढ़ाई अगर इंटरनेशनल स्कूल में देखी जाए तो आपको क्या लगता है, मतलब वाजिब है, मतलब जो फीस स्ट्रक्चर है सही है, मतलब या फिर महंगा है बहुत? यार हम उस देश से बिलोंग करते हैं ना जहाँ गुरुकुल व्यवस्था थी एक समय में, और शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाया गया था। पर जब जैसे हम मेरी पढ़ाई जो हुई, मेरी स्कूलिंग जो हुई, तो क्लास 8 तक मेरा फीस हुआ करता था ₹1.25। 100 रुपये, 1 रुपये और कुछ 25 पैसे। 25 पैसे मेरी स्कूलिंग की फीस वो होती थी पर मंथ की। तो मुझे स्टडीज़ में जो एक्सपेंस आजकल लग रहा है वो देख के सुन के तो अंदर से बहुत वो होता है कि यार ये लोग शिक्षा नहीं दे रहे, ये लोग व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। खैर, अब बिजनेस प्लेटफॉर्म बनना है, ये बड़े बड़े बिल्डिंग बनानी है, उनको ये करना है, एलईडी और उस पर पढ़ाने हैं, तो प्रोजेक्टर्स चलाने हैं, तो भाई पैसे तो लगेंगे। बट भैया बता दो, मतलब जो लोग आना चाहते हैं, जो कोरिया में जॉब भी करना चाहते हैं, जिनके बच्चे हैं, फैमिली है, ये समझ कितनी फीस होगी? ये समझ लीजिए कि अप्रॉक्सीमेट मिनिमम 20 लाख से 22 लाख कोरियन वन केवल फीस है। 20 लाख से 22 लाख एक साल की? एक साल, एक महीने की, एक महीने की? ओ माय गॉड, 20 लाख से 22 लाख हो गया गाइस, एक 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख से ऊपर, 170 के करीब में। 1,70,000 रुपए इंडियन रुपीस एक महीने की एक बच्चे की इंटरनेशनल स्कूल में फी है। जिस वजह से बहुत सारे इंडियंस, नॉट ओनली इंडियंस, बहुत सारे फॉरेनर्स भी ना कुछ टाइम यहाँ कोरिया रहने के बाद छोड़ देते हैं कोरिया को, क्योंकि भाई पढ़ाई, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर है। तो ऐसे हमारे एक विक्रम भैया थे, उन्होंने वो भी कोरिया से चले गए। बहुत सारे मेरे जानने वाले जो है ना एक टाइम के बाद ना यहाँ से चले जाते हैं। हम नहीं जा सकते क्योंकि भाई हमारी शादी हुई है, बट हाँ पढ़ाई यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर आप सोच के आ रहे हैं अपनी फैमिली को लेके आना। ये केवल मैंने एकेडमिकल स्कूल की ट्यूशन फी बताई है, इसके साथ बस है, इसके साथ अदर चीज़ें हैं, सब मिला जुला के देखा जाएगा ना, तो अप्रॉक्सीमेट इंडियन रुपीस में 2 लाख के करीब से 2 लाख से 2,20,000 के करीब में पर मंथ का एक्सपेंडिचर है। और तो भैया कोई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए लास्ट क्वेश्चन कि आपकी क्या एडवाइस है, और एज अ बिजनेस एडवाइस क्या दोगे कि लाइफ अच्छी है कोरिया में बिजनेसमैन के लिए, और वैसे भी नॉर्मली भी किसी कोई बंदा पढ़ाई करने के लिए आ रहा है या फिर स्टडीज के लिए क्या कहते हैं जॉब के लिए आ रहा है, तो उसकी लाइफ अच्छी है या फिर उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? देखो, कोरिया एज अ कंट्री, एज अ डेवलप्ड कंट्री, कोरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर आपके पास कोरियन लैंग्वेज है तो आप यहाँ रहने की सोच सकते हो, और बिजनेस भी यहाँ ईज़ है, ईज़ ऑफ बिजनेस है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जो है आप कोई भी बिजनेस करोगे तो वो एक, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल और मेहनत जानते हो तो सक्सेस मिलना संभव है, पॉसिबल है। अब डिपेंड करता है आपकी अपने कैलिबर के ऊपर। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो आप कह रहे हो कि अगर भाषा ज्ञान के अलावा आप कुछ किसी और टाइप से यहाँ आके इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना चाहते हो, इट्स नॉट इजी। भैया इसी से एक क्वेश्चन और बन गया, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। जब कोविड हुआ था यहाँ पे तो बहुत सारे मेरे रेस्टोरेंट देखे बंद ही हो गए, बहुत फेमस रेस्टोरेंट जो है बंद हो गए। आपने कोविड कैसे सरवाइव किया, और कोरियन गवर्नमेंट ने आपकी किस तरह से हेल्प करी या नहीं करी? नहीं, कोरियन गवर्नमेंट ने रेगुलर बेसिस पे हर 3 महीने, हर 6 महीने पे कुछ न कुछ हम लोगों को एक राशि दी, एक हैंडसम राशि दी, एक अच्छा पैसा दिया, जिससे कि सर्वाइवल में दिक्कत नहीं आई। दूसरी बात कि यहाँ कोरियन गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग कोविड
बहुत से रिस्ट्रिक्शंस जो अदर कंट्रीज में थे उस तरह का यहाँ कुछ नहीं था लकली। तो लोग आ जा रहे थे, लोग खाना खा रहे थे, रेस्टोरेंट में आ रहे थे। तो लकली मैं जब कोविड स्टार्ट हुआ यहाँ जनवरी फरवरी 2020 में, तो मैं इंडिया था और मैं जून में इंडिया से आया। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली जुलाई से मैंने रेस्टोरेंट ओपन किया। तो रेस्टोरेंट ओपन मेरा 6 महीने के करीब में रेस्टोरेंट बंद था, क्योंकि मैं इंडिया चला गया था। मेरे स्टाफ को भी कोविड के कारण, डर के कारण वो भी भाग गए थे। वो लोग सब लोग आए जुलाई में, हम लोगों ने खोला 2020 जुलाई। फुटफॉलिंग थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली गई। लोग आते गए, लोग खाते गए और टेस्ट करने के बाद दोबारा आते गए। तो कोविड में कोरिया गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट तो बहुत ज़बरदस्त किया। मतलब रिगार्डलेस ऑफ योर नेशनैलिटी उन्होंने इक्वल आपको, रिगार्डलेस ऑफ नॉट माई नेशनैलिटी, रिगार्डलेस ऑफ आई एम डूइंग बिजनेस हियर, आई एम पेइंग टैक्स हियर। So in that way, they are giving me in well support. They have equal support, equal right? support. Very good. This is very good for business. They give me equal support also, and they had given me well understandings. Like tax पे भी इस महीने इस साल का टैक्स आप नेक्स्ट ईयर भी भर सकते हो। बहुत सी फैसिलिटीज, जैसे आप जो ये यहाँ कूड़ा फेंकने का, गार्बेज फेंकने का, जो उसमें भी कुछ स्टिकर्स लगते हैं, पैसे लगते हैं, तो वो कुछ स्टिकर्स उन्होंने एकदम 1 साल 1.5 साल के लिए हटा दिए थे। बहुत सी फैसिलिटी इन लोगों ने बहुत अच्छे से किया था। अब किसी का बंद होने का चांसेस क्यों बंद कर रहे थे, क्योंकि फुटफॉलिंग अगर उस हिसाब से नहीं होगी और बिजनेस में जितना लोन लिया है बंदे ने उस हिसाब से उसको इंटरेस्ट भी नहीं निकल रहा है, तो उसको मजबूरी पड़ती है बंद करने। मैंने म्योंगडोंग इटावान देखा था भैया, सन्नाटा, सारी दुकानें बंद थी भैया, और बड़ी बड़ी दुकानें बंद हो गई, हमेशा के लिए बंद हो गई। एनीवेज भैया एक और क्वेश्चन आ गया, क्योंकि भैया बहुत इंटरेस्टिंगली बात करते हैं। सीरी क्या कह रही है? एनीवेज एक और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अपने जैसे कोरिया में साइंस वालों के लिए बहुत हुआ है अपॉर्चुनिटीज, राइट? साइंस वालों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बट अगर कोई कुक हो, कोई शेफ हो, कोई होटल मैनेजमेंट कर रखे हो, तो उसके लिए मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब निकलती रहती है। देखो, जॉब कुक्स के लिए या होटल मैनेजमेंट्स के लिए जॉब अगेन डिपेंड करता है आपकी लैंग्वेज बैरियर पे, कि लैंग्वेज स्किल अगर आपके पास है तो बट नेचुरल है कि आप सरवाइव कर जाओगे। और लैंग्वेज नहीं है तो आप कितने अच्छे कुक हो भैया, ये खाना जैसे खाना ना, पेट आदमी खाता है तो उसका दिल दिमाग सब खुश हो जाता है, उसी तरह लैंग्वेज भी एक है, वो मैटर करता है। मुझे एक महान आदमी ने कहा था, मैं महान आदमी का नाम नहीं बोलूँगा, एक महान आदमी ने कहा था कि अगर कोरिया में आपको इंग्लिश तो आती होगी, कि आप इंडिया किसी और कंट्री से आ रहे हैं, हिंदी भी आ रही है, अगर आपको कोरियन भी आती है ना साथ में, तो आप यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कोरियन से भी ज़्यादा है। ये सच है? डिपेंड करता है सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि कोरियंस को अपॉर्चुनिटी कम है यहाँ, इंडियंस को ज़्यादा हैं, या किसी कंट्री वाले अदर कंट्रीज को ज़्यादा हैं, ऐसा कहना बेवकूफ़ी होगा। बट मैंने भैया जितने भी यहाँ पे सक्सेसफुल इंडियंस देखे हैं, सक्सेसफुल इंडियंस यहाँ पे जितने भी देखे हैं, सारे के सारे कोरियन लैंग्वेज में फ्लुएंट हैं। एक भी मैंने बहुत ही कम केसेस होंगे जिनको कोरियन नहीं आती होगी। जितने भी बिजनेसमैन हैं ज़्यादातर जो है ना कोरियन लैंग्वेज में फ्लुएंट हैं। तो गाइस, कोरिया अच्छी कंट्री है, कोरिया पीसफुल कंट्री है। आपको कहीं लगता होगा, मेरी वीडियो से भी लगता होगा कि यार रेसिज्म है, मतलब लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ऐसा नहीं होता, सारे लोग नहीं होते, सारे लोग इंडिया में भी अच्छे नहीं होते, राइट? कुछ ना कुछ तो खराबी रहती है। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, कोरिया में ना बिजनेस और लाइफ जो भी आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज है बहुत ज़्यादा है। तो भैया एक एग्जांपल है यार, मिलियनेयर है। सो भैया थैंक यू वेरी मच, आपसे हम फिर मिलेंगे। वो आपने बहुत ही वीडियो में देखा होगा, ठीक है? टेक केयर गाइस, और सब्सक्राइब कर देना।